अब हम थर्ड फंक्शन पे आएंगे सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक के अभी तक हमने 2 फंक्शंस करे और अब हम थर्ड फंक्शन पे आएंगे। तो पहले 2 फंक्शंस हमने कौन से करे थे, एक बार वो रिकॉल कर देता हूँ। हमने फर्स्ट फंक्शन करा था इशूअर ऑफ करेंसी, ठीक है। हमने सेकंड फंक्शन करा था कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। तो ये जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे दो, वो एक ही पॉइंट चल रहा था, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। वो पॉइंट काफी बड़ा है, उसके अंदर बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब इंक्लूडेड होता है। बट पर वो टोटली सेकंड पॉइंट था कि मनी से। और अब हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट, ठीक है। बेसिकली व्हाट आई से दैट सेंट्रल बैंक यानी कि इन इंडिया आरबीआई इज बा ऑफ गवर्नमेंट। बा क्या है, बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो कैसे, अब 3 चीजें हैं, बैंकर, एजेंट और एडवाइजर। अब जैसे हम लोग हैं, हमारे बैंक क्या होते हैं, हमारे बैंक्स होते हैं, जैसे मेरा बैंक है एक्सिस बैंक, तो इट इज माय बैंकर, इट इज माय एजेंट, इट इज माय एडवाइजर। हाउ एक्सिस बैंक इज माय बैंकर, क्योंकि मैं एक्सिस बैंक में जाकर मैं अपने पैसे जमा कराता हूँ, पैसे चाहिए होते हैं वहां से विड्रॉ करता हूँ, लोन की जरूरत होती है वहां से लोन ले लूंगा, क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, लोन ही हो गया। एजेंट, अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी है, जैसे मुझे अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, एलआईसी पे करनी होती है, मेडिक्लेम पे करना होता है, मुझे वाटर बिल, आईजीएल का बिल, ये सारे बिल पे करने होते हैं, तो वो मेरा एजेंट है, मेरे बिहाफ पे वो पेमेंट कर देता है। मैंने तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं बैंक को कि आप मेरे हर मंथ ये जब भी बिल रेज होंगे क्लियर कर देना, कि कभी कोई बिल रह ना जाए, और एक मैक्सिमम लिमिट सेट करिए कि इससे ऊपर आ जाए तो रोक दे, ठीक है। एडवाइजर, वो मुझे एडवाइस करता है कि कब मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर। बट हम लोग हो गए छोटे, हमारे बैंक हो गए छोटे, गवर्नमेंट सबसे बड़ी, तो गवर्नमेंट का बैंक भी सबसे बड़ा, यानी कि आरबीआई। अब आरबीआई इज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने अपना जितना भी पैसा रखना होता है वो कहाँ पे रखते हैं, आरबीआई। तो आरबीआई मेंटेन देयर डिपॉजिट, इट अंडरटेक वेरियस इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, इस बैंक से उस बैंक में भेजना, वो सब आरबीआई देखता है। कोई ग्रांट्स देने, लोन देने, ये सब आरबीआई देखता है गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड वेरियस सर्विस ऑफ एजेंट, मतलब अगर गवर्नमेंट को किसी को पैसे देने हैं तो आरबीआई दे देगा। इट मैनेजेस द पब्लिक डेट, जो गवर्नमेंट ने लोगों से लोन ले रखा है उनका इंटरेस्ट पे करती है, डेट पे करती है, जो भी और रिक्वायरमेंट्स होते हैं पूरी करती है। इट एक्ट एज अ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इट देखो, अब जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के नीचे सारे के सारे कमर्शियल बैंक, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं सेंट्रल बैंक हूँ और तुम सब कमर्शियल बैंक हो, तो एक अजय कमर्शियल बैंक है, अंश कमर्शियल बैंक है, आरुषि कमर्शियल बैंक है, आर्यन कमर्शियल बैंक है, प्रेक्षा कमर्शियल बैंक है, ठीक है, वृंदा कमर्शियल बैंक है, यथार्थ कमर्शियल बैंक है, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक, ठीक है। ओके, अब इन कमर्शियल बैंक्स को मैं क्या कहते हैं, इनसे मैं, तुम लोगों से मैं इंटरेक्शन में रहता हूँ, और तुम लोग जनरल पब्लिक से इंटरेक्शन में रहते हो। तुम्हें पता होता है कि कब लोग लोन ज्यादा ले रहे हैं, लोन ज्यादा ले रहे हैं तो खर्चा ज्यादा करेंगे, महंगाई ज्यादा आई। कब लोग लोन कम ले रहे हैं, कब लोगों के डिपॉजिट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, तो तुम लोगों को ना ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में पता है। तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को बताते हैं मार्केट कैसी चल रही, और सेंट्रल बैंक फिर ये बात गवर्नमेंट को बताते हैं, और ये बताते हैं कि गवर्नमेंट को क्या फिस्कल मेजर लेने चाहिए, क्या खर्चा बढ़ाना चाहिए या खर्चा घटाना चाहिए। तो ये सारी चीज सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को बताती है, और फिर गवर्नमेंट उसके बाद प्रिवेलिंग सिचुएशंस को देख के नेक्स्ट एक्शन लेती है इन देयर फिस्कल पॉलिसीज। अब जितने भी बैंक है ना देश में, उन सारे बैंकों का ये बैंक, अब दिस इज फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब वो सारे के सारे बैंकों का बैंक कैसे, 3 तरीके से। इट इज बैंकर्स बैंक इन 3 कैपेसिटी। अब वो 3 कैपेसिटीज कौन सी, पहली, इट इज कस्टोडियन ऑफ देयर कैश रिजर्व। अच्छा, किसी को याद है कैश रिजर्व रेशियो क्या होता था? हम्म
सर जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व रखवाते थे, बिल्कुल, कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक और रिजर्व रखवाते थे उस परसेंटेज को कहते थे कैश रिजर्व रेशियो, और उस पैसे को कहते हैं कैश रिजर्व। तो सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक के पैसे होते हैं, तो वो उनका कस्टोडियन होता है, उन्हें संभाल के रखता है, उन्हें अपनी निगरानी में रखता है। फिर आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, मतलब उम्मीद की आखिरी गिरफ्त। अगर कमर्शियल बैंक को कभी भी पैसों की कमी पड़े तो सेंट्रल बैंक उसे लोन देता है। और बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, अब ये क्या होते हैं मैं सारे एक्सप्लेन करता हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। दिस इज फोर्थ पॉइंट, ओके, दिस इज फोर्थ, ओके। बट अब इसके जो अंदर के फंक्शंस है ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, दे इटसेल्फ आर अ पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज फिफ्थ पॉइंट एंड दिस इज सिक्स्थ पॉइंट, मतलब फोर्थ पॉइंट के अंदर ही फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट भी आ जाते हैं। अगर तुम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट को एज अ पॉइंट लिखो, पेपर में आता है राइट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तुम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रख दो तो वो भी एक पॉइंट है। बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस लिखो, वो भी एक पॉइंट है, ठीक है। अब मैं एक एक करके सारे फंक्शन समझाता हूँ। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व की जितना भी कैश रिजर्व होता है कमर्शियल बैंक का, सेंट्रल बैंक उसे अपने पास रखता है और उस पर इंटरेस्ट भी देता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और अगर कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा जमा करा दे, वो ज्यादा पे इंटरेस्ट देते हैं। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये चीज समझने की, चलो समझाते हैं फिर जब समझने की चीज है तो, ठीक है। अब ना एक क्या कहते हैं, हमारा ना एक बैंक था, ठीक है। अब बैंक का नाम था, बैंक का नाम था अजय लूटो लूटो बैंक, ठीक है। अब अजय लूटो लूटो बैंक ना एक दिन डूबने की कगार पे आ गया। अब अजय लूटो लूटो बैंक 2000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में आ गया, और अगर वो ये 2000 करोड़ अरेंज नहीं करता, क्योंकि लोग उससे पैसे मांग रहे हैं और उसने तो लोन दे रखे हैं, जैसे मान लो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, लोग पैसे मांग रहे हैं, अजय के पास पैसे हैं नहीं, क्योंकि अजय तो आगे लोन दे चुका है और वो लोन अभी रिफंड आ नहीं रहे। तो भैया अजय बहुत ही ज्यादा परेशान। अजय ने कोशिश करी कि अपने आसपास के जो दूसरे बैंक है उनसे लोन ले ले, और उनसे लोन ले भी लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब पर फिर भी कमी बढ़ रही है, तो बहुत ही परेशान है अजय लूटो लूटो। तो अजय लूटो लूटो बैंक ने अप्रोच करा सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, और इसने आरबीआई को कहा 2000 करोड़ रुपए दे दो। आरबीआई ने कहा देख बेटा, एक चीज होती है फोन, फोन में होता है कैमरा, कैमरे में होता है फ्रंट कैमरा, अपनी शक्ल देखो, 2000 करोड़ रुपए लगता है तुम्हें, दे दो। कहते क्यों दे भैया तुम्हें 2000 करोड़ रुपए, किस बेसिस पे दे? कहते सर जो बोलोगे उस बेसिस पे दे दो, बट अभी मेरे को चाहिए वरना मेरा बैंक बंद हो जाए। तो एक चीज तो करी गई, मॉर्टगेज ऑफ सिक्योरिटी, कि भैया जो भी पड़ा है उसे मॉर्टगेज करा लो, ठीक है। दूसरी चीज, रीडिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटी। अब पहली चीज तो तुम्हें समझ आ गई सबको ही, चाहे ह्यूमैनिटीज चाहे कॉमर्स, कि मॉर्टगेज क्या होता है। मॉर्टगेज यानी गिरवी रखवाना, ये तो अब सबको ही पता है। पर ये जो रीडिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटी है ना, ये ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं उनकी समझ में कमी है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है वो भी, बट द फैक्ट उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अभी तो कॉमर्स वालों को भी नहीं समझ आ रहा है क्या चीज है, जब तक मैं समझाऊं। तो इस चीज को समझाने के लिए ना मैं तुम लोगों को एक कहानी बताता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग समझ सको। अब कहानी है, एक बंदा था हीरा लाल, ठीक है। अब हीरा लाल ने ना एक बंदे धनी राम से सामान खरीदा, कितने का? रुपए 5 लाख। 5 लाख का सामान खरीदा, का भैया ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी पैक कर दो, 50 पीस उसके भी पैक कर दो, 40 पीस वो भी ले आओ, ये ले आओ। बिल बन गया 5 लाख। धनी राम ने कहा हीरा लाल को, ला भाई 5 लाख रुपए दे।
हीरा लाल कह रहा है पैसे नहीं। कह रहा कान खींचे चंटी बजाऊंगा, क्या बोल क्या रहा है तू, पैसे कैसे नहीं है तेरे पास? कहते नहीं है पैसे। कहते दे दूंगा। कहते भरोसा रखो, जबान पे भरोसा रखो। कहते ना, भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। कहते ऐसे नहीं चलेगा। कहते अच्छा रुको। कहते रुक गए। उसने क्या करा, उसने ने एक पेपर निकाला, उस पे लिखा आई प्रॉमिस। थोड़ा सा इसे देसी बना रहा हूँ, ठीक है, कॉमर्स वाले नाराज मत होना। आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज 5 lakh आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट। ठीक है, और फिर हीरा लाल ने अपने सिग्नेचर कर दी। इस कागज को क्या कहते हैं कॉमर्स वाले बच्चों, बताओ? प्रॉमिसरी नोट। सर बिल ऑफ एक्सचेंज कह लेते हैं। बी। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज कह लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जब धनी राम को दिया गया तो धनी राम के लिए ये बन गया बिल रिसीवेबल। ठीक है, और हीरा लाल के लिए ये है बिल पेबल, और उनके लिए बिल रिसीवेबल, मतलब उन्हें पैसे रिसीव करने। ठीक है, तो धनी राम ने ना ये बिल लिया और जाके मंदिर में रख लिया। ठीक है, मंदिर पे रख दिया। पहले भगवान की पूजा, बाद में बिल की पूजा, क्योंकि 3 महीने बाद 5 लाख रुपए आने। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद ना धनी राम की शादी हो, मैरिज। ठीक है, मानो कोविड नहीं चल रहा, और मैरिज हो गई नीरा नाम की लड़की से। ठीक है, अच्छा, सैफ अली खान की किससे शादी हुई है? करीना कपूर। और सैफ अली खान और करीना को साथ में क्या बोलते हैं? सैफीना कहते हैं, है ना? तो ये धनी राम का भी स्वैग था। ठीक है, तो धनी राम और नीरा की शादी हुई, एंड आफ्टर दैट धनी राम बिकेम निर्धनी राम, like everyone becomes। ठीक है, निर्धन, निर्धन का मतलब पता तुम्हें क्या होता है? जिसके पास पैसे सर इंसॉल्वेंट। यस, जिसके पास पैसे नहीं है। पैसे तो चले गए, चले जाते हैं बेटा आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो अब निर्धनी राम वॉज वेरी सैड, वेरी वेरी सैड, नो मनी, ओनली हनी। तो वो गया अजय लूटो लूटो बैंक के पास, और अजय लूटो लूटो बैंक के पास कहता मुझे ना पैसे चाहिए। उन्होंने कहा चल सेड इट। उन्होंने कहा नहीं भैया, पैसे चाहिए, जरूरी चाहिए। कहते किस बेसिस पे दे दूं? कहा मेरे पास ना ये बिल है। ठीक है, 3 महीने पहले हीरा लाल ने दिया था, 2 महीने बाद, मतलब अब 3 महीने का दिया था 1 महीने पहले, तो अब 2 महीने बाद 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो वो 5 लाख रुपए आप रख लेना, मुझे पैसे दे दो। तो अजय लूटो लूटो बैंक ने कहा फेयर इनफ, का मैं तुम्हें 4,97,000 दूंगा इसके, और 3,000 रुपए मैं कमीशन रखूंगा एक तरीके से। ठीक है, एक तरीके से इंटरेस्ट समझ लो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। ये जो प्रतिक्रिया होती है ना, ये जो प्रक्रिया होती है कि जिसमें 5 लाख का बिल लेके 4,97,000 देते हैं, इस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है। किसी बच्चे को पता है वो नाम क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंटिंग चार्जेस। प्रक्रिया का नाम पूछा था, चार्जेस का नहीं। इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करके दे दिया। अब ये पैसे मिल गए निर्धनी राम को, वो अपने बिजनेस में लगा सकता है, और अजय लूटो लूटो बैंक अपने पास ये बिल रखेगा, और 2 महीने बाद जाके हीरा लाल से पैसे ले ले। पर अब क्या हुआ है, थोड़े टाइम बाद, मतलब क्या हुआ, फ्लैशबैक से हम बाहर आते हैं, तो अजय लूटो लूटो बैंक डूबने की कगार में आ गया, बिली मनहूस है। ठीक है, डूबने की कगार पे आ गया। तो जब वो सेंट्रल बैंक के पास गया, तो सेंट्रल बैंक उसे कहने लगा कि भैया एक बात बता, किस बेसिस पे लोन दे, वही जो बात चल रही थी। तो अजय लूटो लूटो बैंक का दिमाग चला, कहते मेरे पास ना काफी सारे बोरी भर के बिल पड़े,
जो कोई 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद रिडीम होने का, वो सारे बिल तुम ले लो, ठीक है, और उसके बदले पैसे दे दो। अच्छा ठीक है, तो जैसे उन्होंने धनी राम का बिल दिया, का देखो ये बिल 5 लाख का, 5 लाख मिलने, मैंने 497 पर डिस्काउंट किया था, तो मुझे इसके बदले जो मर्जी दे दो। तो सेंट्रल बैंक ने जैसे 4,95,000 दे दिए, सेंट्रल बैंक ने कहा ठीक है हम इसके 4,95,000 देंगे और 5,000 हम कमाएंगे। कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत। तो एक बात बताओ, पहले बिल को डिस्काउंट किसने करा? अजय लूटो लूटो बैंक। फिर उसी बिल को दोबारा डिस्काउंट किसने करा? सेंट्रल बैंक ने। तो क्योंकि दोबारा करा तो उसे कहते हैं रीडिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटी। अब वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही सीखने वाली चीज है। दैट इज दैट सेंट्रल बैंक इज बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। ठीक है, सेंट्रल बैंक इज बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। इसे कई लोग क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी कहते हैं। चलो ये भी समझाता हूँ। हेलो आरुषि, कैसे बेटा? हेलो आरुषि, आरुषि बात नहीं कर रही। हेलो अश्मित, अश्मित कैसे हो बेटा? ठीक हूँ सर। अश्मित बेटा, पापा का कौन से बैंक में अकाउंट है? SBI। एसबीआई। अब मान लो अश्मित के पापा ने मुझे एक चेक दिया 15,000 का ऑफ एसबीआई, ठीक है, मैसेज शायद आईसीआईसीआई, ठीक है, और मैंने वो चेक जाके अपने बैंक में डाल दिया, दैट इज एक्सिस बैंक, ठीक है। अब ये चेक एसबीआई का था तो पैसे तो एसबीआई से निकलेंगे और जाएंगे एक्सिस में, क्योंकि मेरा बैंक एक्सिस है। तो ये कैसे होता है? अब क्या करेगा? एक्सिस फोन करेगा, हाँ जी एसबीआई जी कैसे हैं, वो फोन ही नहीं उठाएंगे सरकारी से, क्या कहते हैं बैंक का, पता नहीं 5-6 बारी तो जाके फोन लगेगा। फिर कोई बर्थडे से अंकल फोन उठाएंगे जिन्होंने आधी बाजू की शर्ट पहनी होगी, वो भी चेक वाली खाकी कलर का ट्राउजर होगा, उनके बाल उनके सफेद होंगे या टंडेल निकल चुकी होगी। फिर कहेंगे हाँ जी सर वो एक चेक आया था 15,000 का, रख लो फिर। तो ऐसे तो चल नहीं पाएगा मामला, एसबीआई है ना, हद ढीला बैंक, तो ये तो काम नहीं हो पाएगा। तो कैसे होता है फिर ये चेक क्लियर कैसे होता है? ठीक है, अब ये चेक जाएगा एक्सिस से एक्सिस के हेडक्वार्टर्स, ठीक है। चेक कलेक्ट होते हैं, आपको पता होगा थोड़ा सा कि चेक कलेक्ट होते हैं दिन में 2 बारी या कई बारी दिन में एक ही बारी, वो कलेक्ट होके हेड ऑफिस चले जाते हैं और वहां पे चेक को ट्रंकेट किया जाता है। सर ट्रंकेट क्या होता है? बेसिकली स्कैन। बट चेक के केसेस में इसको हम ट्रंकेट कहते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी चेक देखा हो तो वो जो चेक होता है उसके नीचे ना ऐसे ब्लैक से कलर से कुछ लिखा होता है और वो उभरा उभरा सा होता है, उसे कहते हैं MICR कोड, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर कोड, ठीक है, वो कोड होता है। अब वो कोड से स्कैन करा जाता है, स्कैन करने के बाद कि वो चेक ओरिजिनल है, सब कुछ ठीक है, एक्सेस क्या करेगी उस चेक को, ठीक है, अपलोड कर देगी एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर में। और जैसे ही वो सेंट्रल सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगी तो अपलोड होते ही पहली विंडो खुलेगी एसबीआई के सामने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने। कल के एग्जांपल में पीएनबी था इसलिए पीएनबी याद है, ठीक है। और एसबीआई से पूछा जाएगा कि चेक करो क्या क्या कहते हैं मिस्टर खंडेलवाल का आपके यहाँ पे अकाउंट है? यस। क्या उसमें बैलेंस है? यस। क्या साइन मैच हो रहे हैं? यस। ठीक है। क्या चेकबुक का नंबर मैच हो रहा है जो चेक इशूड है? यस। जब सारी चीजें एसबीआई कंफर्म कर देगा और ऐसे टिक मार देगा, अप्रूव कर देगा, इनके टिक मारते ही ये बन जाएगा क्लेम। क्लेम का मतलब क्या है कि अब एक्सिस बैंक ने एसबीआई से पैसे लेने हैं और एसबीआई ने इस बात को मान लिया, ठीक है। ओके, फिर शाम को क्या होगा? ये पहुंचेंगे सेंट्रल बैंक। अब एक्चुअली नहीं पहुंचेंगे, वर्चुअली पहुंचेंगे। मतलब जैसे ही ये हो जाएगा तो ये सीधा इंक्वायरी पहुंच जाएगी कहाँ पे? सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं
कि पूरे दिन में एक खंडेलवाल साहब का ही चेक है? दिन इतना बड़ा इंडिया है, अब्रॉड भी है, हर जगह क्या कहते हैं अलग अलग बैंक्स के बीच में ट्रांजेक्शन होती है। तो आज की तारीख में 13 मई को एक्सिस बैंक के पास एसबीआई के जो चेक आए तो उनकी वैल्यू थी 12 करोड़। तो एक्सिस कह रहा एसबीआई को, आरबीआई के पास जाके यार 12 करोड़ दो, ठीक है। एसबीआई ने सेंट्रल बैंक को बताया देखो ऐसा 10 करोड़ के चेक तो इनके भी आए हैं हमारे पास, है ना। तो अब वो क्या कहेगा, सेंट्रल बैंक एसबीआई को ला 2 करोड़ दे, खत्म करो बात। वो भी नहीं कहेगा, ये भी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास दोनों के ही कैश रिजर्व पड़े होते हैं कि नहीं पड़े होते? हर बैंक का कैश रिजर्व होता है, क्योंकि कैश रिजर्व मेंटेन करना है। एवरी कमर्शियल बैंक इज हैविंग एन अकाउंट विद सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, एसबीआई के कैश रिजर्व में से 2 करोड़ रुपए निकालेगा और एक्सिस बैंक के कैश रिजर्व में 2 करोड़ डाल देगा। बेसिकली कोई ऐसे भी नहीं कि पैसे उठाएगा गड्डियां भर के यहाँ डालेगा, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग, ही जस्ट नीड टू मेक एन एंट्री। उसके पैसे डेबिट कर दो, इसके पैसे क्रेडिट कर दो, हो गया। तो ये जो पूरी साइकिल होती है कि पहले दिन आप चेक डालते हो, शाम को वो हेड ऑफिस जाता है, फिर ट्रंकेट होता है, फिर उस दिन शाम को वो सेंट्रल बैंक के सॉफ्टवेयर पे जाता है, फिर वहां से अप्रूव होता है और अगले दिन आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं। ये 2 दिन की जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं क्लियरिंग। और आपने कई बारी सुना होगी ये बात कि हमारा चेक क्लियरिंग पे लगा हुआ है। तो क्लियरिंग पे लगे होने का मतलब ये होता है, और सेंट्रल बैंक ना हो तो ये कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए सेंट्रल बैंक इज अ बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस और इसे क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। ओके